हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे लैंग्वेज से है, आपकी ग्रामर से क्वेश्चन है। तो कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है, सो इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी बुक में। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे इस बुक में, जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा टीजीटी से रिलेटेड उसको हम यहीं पे पढ़ेंगे, चाहे वो ग्रामर से हो गए या फिर लिटरेचर से हो गए, जिसमें हमने 4 राइटर्स तो कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट किया। देन आपका ये चल रहा था, अब ये आपका लैंग्वेज भी थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी फॉर्म, ये सारी चीज़ें बची हैं वो सब पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे ग्रामेटिकल स्टेटस है जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस में, जैसे एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो राउंड के नीचे लाइन किया गया है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, ये है क्या नाउन के रूप में। ये जो राउंड है ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है कि एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है या फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये जो राउंड है यहाँ पे डांस क्या है, डांस क्या है आपका वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब। एडवर्ब किस को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब आपके वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव मॉडिफाई मतलब विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, एडवर्ब की बताता है, डिटरमिनर की बताता है, क्लॉज, प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ों की बताता है एडवर्ब। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि राउंड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बॉक्स में। यहाँ पे वही चीज़ बताया कि अंडरलाइन वर्ड जो है राउंड वो एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है, और एडवर्ब जो वर्ड है ये क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को। एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। डिटरमिनर जैसे आपका आर्टिकल होगा ए एन दी, हिज, हर, ये सारे आपके डिटरमिनर हैं। इसको करता है क्लॉज को करता है, प्रेपोजिशन को करता है और सेंटेंस को करता है। एडवर्ब समटाइम्स एक्सप्रेस मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा। एडवर्ब कभी कभी क्या एक्सप्रेस करता है, मैनर के बारे में, तौर तरीके के बारे में करता है, प्लेस के बारे में बताता है एडवर्ब, टाइम के बारे में बताता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में यानी कि बारंबारता के बारे में बताता है, इत्यादि। ओके, इन द अबव सेंटेंस यहाँ पे बताया कि राउंड एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे जो सेंटेंस में कह रहा है कि जो राउंड है वो एडवर्ब तो है, लेकिन एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो सभी लोग ने क्या किया, हाथ जोड़कर डांस किया। कैसे, गोलाकार रूप में। कैसे, मैनर क्या दिखा रहा है कि कैसे वो लोग डांस किए, एक राउंड में किए उन्होंने। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, जब बात कैसे की आ जाएगी तो वहाँ पे हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, देयर वाज अ, बट यहाँ पे अलग राउंड, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछा है। देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो राउंड है, राउंड के नीचे अंडरलाइन किया गया, ये राउंड क्या है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज ए नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब के रूप में। ये भी आपका 2021 में आया है टीजीटी के। तो यहाँ पे जो राउंड है ये किसके रूप में काम किया है, तो यहाँ पे हमारा किसके रूप में, जैसे देयर वाज आ क्या है, आ हमारा आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, और हमारा नाउन क्या है, राउंड। तो राउंड नाउन है, और नाउन से पहले हमारे दो ही चीज़ आते हैं, या तो आर्टिकल आते हैं या तो एडजेक्टिव आते हैं। सो यहाँ पे राउंड एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है, इन द अबव लाइन अंडरलाइन वर्ड राउंड हैज़ बिन यूज्ड एज अ नाउन। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस, 1 मिनट। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप
यहाँ पे भी पूछ रहा है कि राउंड, देखो तीनों जगह पे राउंड आया था तीनों सेंटेंस में, लेकिन अलग अलग वर्ड की वैल्यू नहीं होती, वर्ड की जो प्लेस है ना उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या बताया है कि वहाँ पे राउंड वर्ड के रूप मतलब एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ, फिर राउंड नाउन के रूप में यूज़ हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो राउंड है वो किस रूप में यूज़ है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब के रूप में। तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा है राउंड से पहले क्या है, टू, तो नॉन फिनिट जो वर्ब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होता है आपका। तो ये जो राउंड हो गया ये राउंड हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब भी आपका प्रेपोजिशन आता है कोई भी, सिर्फ टू को छोड़ के बाकी जितने भी प्रेपोजिशन आते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है, मतलब जिरेंड की फॉर्म में आता है। ठीक है, जब भी कोई सिर्फ टू को छोड़ के, टू ही एक ऐसा प्रेपोजिशन है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी प्रेपोजिशन आते हैं इसके बाद अगर आपके इसके बाद वर्ब आ रहे हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे भी वही दिया है बॉक्स में, वास्को डी गामा, यहाँ पे क्या है, केप ऑफ द, ये क्या है, फर्स्ट टू सेंटेंस में जो दिया है ये राउंड। द अंडरलाइन वर्ड राउंड इज एज ए वर्ब यूज हुआ है बिकॉज प्रेपोजिशन टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही चीज़ अभी हमने जो पढ़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्क द पार्ट विद एरर, रेड द फोर ऑप्शन एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। इस सेंटेंस एक ही है, बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ई सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रत्येक सिगरेट होता है विच अ पर्सन स्मोक, जो कोई भी पर्सन स्मोक करता है वो क्या होता है, हार्म होता है, और कभी कभी ये बीमारी भी बन जाती है इसके इफेक्ट से। ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, ईच सिगरेट, ये हमारा सही है, यहाँ पे सिगरेट की बात हो रही है तो विच लगेगा, ये भी सही है। पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट में ही एरर है, यहाँ पे यू नहीं आएगा तो क्या आएगा, वन आएगा। ओके, वन में गेट हो जाएगा क्योंकि बात यहाँ पे ईच की हो रही है और यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा। पर्टिकुलर एक पर्सन को यहाँ पे बोला नहीं गया है तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बताया है। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द फोर ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया कि एक सेंटेंस है कौन से पार्ट्स में स्पॉटिंग एरर है। ये आपका, ये भी आपका 2021 में आया था। ये आपका पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है। राजू वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, मतलब राजू बहुत खुश था कि संजय और उसकी बहन अगले दिन सेम ट्रेन से जा रहे थे। तो यहाँ पे राजू वॉज हैप्पी, यहाँ पे ये तो सही है। अब हमारे बताना है किस पार्ट में एरर है। दैट के बाद जो सेंटेंस आते हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब एक फ्रेश सेंटेंस हो जाता है दैट के बाद। संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग, फिर इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता है जब दैट आपका कंजंक्शन लग जाता है। कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर आता है। तो यहाँ पे संजय और हिज सिस्टर, एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन आपके हैं। जब यहाँ पे दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं तो दोनों ये क्या हो गए, प्लूरल। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो रही है, संजय और उसकी बहन की बात हो रही है। तो ये प्लूरल है ना कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज नहीं वर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, राजू वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। I must finish the work today, the underlined model auxiliary shows। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो must है, जो अंडरलाइन किया गया है must, ये क्या शो कर रहा है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये शो क्या कर रहा है, कंपल्सन शो कर रहा है कि नेसेसिटी शो कर रहा है कि लाइक्लीहुड या ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। क्या कह रहा है, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मुझे आज ही ये वर्क को क्या करना है, फिनिश करना है, करना चाहिए आज ही। तो यहाँ पे कंपल्सन, नेसेसिटी, लाइक्लीहुड या ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे मस्ट जो होता है ना, ये मस्ट जो लगता है ना, ये नेसेसिटी, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, मस्ट है, तुमको ये काम करना मस्ट है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो नेसेसिटी को शो करता है ये जो मस्ट आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है बॉक्स में, द मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट इज़ ऑफन
ऑफन यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ठीक है, दैट समथिंग हैज़ टू हैपन आर बिकॉज, तो ये आपका नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, द अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस इज ए एन, मतलब हमें क्या है, चलती हुई ट्रेन से नीचे कभी नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पे जो नेवर है इसका बताना है ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, प्रेपोजिशन या एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो नेवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेवर यहाँ पे एडवर्ब है, देख लेते हैं। We should never get down from moving train, never is an adverb. Adverb is a word that modify verb, adjective and other adverb. Never is both an adverb of time and adverb of frequency. यहाँ पे never दोनों का काम कर रहा है, दोनों का काम करता है। never adverb of time भी बताता है और adverb of frequency भी बताता है, मतलब बारंबार तक कोई चीज़ बार बार हो रही हो उसी को बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, इसमें बताना है कि कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब हम पढ़ चुके हैं ना ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, सिंपली जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो या जिसको आपका व्हाट या हुम, व्हाट या हुम से जो जवाब मिल जाए वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, और जो व्हाट या हुम से जवाब नहीं मिलता वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। या जिस इंट्रांसिटिव वर्ब को क्या होता है कि उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कंप्लीट मीनिंग देता है। और ट्रांसिटिव वर्ब वो कंप्लीट नहीं होता, नहीं मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, क्या कह रहा है, द डॉग वेंट मैड, कुत्ता क्या है वो पागल हो गया है। तो यहाँ पे आप जब आपको बताया जाएगा कि कुत्ता जो हो गया वो पागल हो गया, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये सच में कोई क्वेश्चन क्यों हो गया, क्या हो गया, क्या का जवाब आपको बस यहाँ पे सर्च करना है व्हाट या होम, इन दोनों से जवाब मिल रहा है या इन दोनों से क्वेश्चन उठ रहा है नहीं उठ रहा है, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कुत्ता पागल हो गया है, क्या किसको नहीं। आगे देखते हैं, ऑल एनिमल्स डाई, सारे जानवर मर गए हैं, तो ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कहीं से भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं व्हाट और होम से। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, द मैन किल्ड अ स्नेक, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। सी हैज़ फॉलन अस्लीप, वह सो गया है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे सी सही है, द मैन किल्ड अ स्नेक। अब इसको देखते हैं, अच्छा इसको इतना हम कर देते हैं, द मैन किल्ड, आदमी ने मार दिया। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा व्हाट से क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं, क्या किसको मार दिया, तुरंत आ जाएंगे क्वेश्चन क्या उठेगा, किसको मार दिया, होम से क्वेश्चन आ गए हैं, तो किसको मार दिया, स्नेक को मार दिया। तो यानी कि हमारा ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब हमारा मिल गया, ये इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, स्नेक को मार दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ बताया भी है, ट्रांसिटिव वर्ब आपका। ओके, ट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। इन अदर वर्ड द एक्शन ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ डन टू समवन और समथिंग, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है वो जो किया जाता है वो किसी पर्सन या किसी चीज़ पर। चलिए बढ़ते हैं, हम समझ लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है, इसमें तो नहीं है, नहीं इसमें है, आपके सी पार्ट में है, सी हर सेल्फ सॉ इट, यह हर सेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जहाँ सब्जेक्ट का असर खुद उस पर पड़ता हो, मतलब उसने खुद उसे देखा, उसने खुद ही यह देखा, यही हुआ ना। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ बात हुई है वो शी की ही हो रही है, और शी की जो बात हो रही है वो हर सेल्फ की हो रही है, यानी कि एक दूसरे से ही ये दोनों रिलेट करते हैं, इसका असर इस पे पड़ रहा है और इसका असर इस पे पड़ रहा है, तो यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज देयर वेयर द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मतलब वही चीज़ बताया कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और टर्न बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, और दोबारा ये सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया ना कि सी हर सेल्फ सॉ इट, उसने खुद यह देखा, अब उसने यह देखा खुद, ये इस पे असर पड़ रहा है, ये इस पे टर्न बैक कर रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डू नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इसमें बताना कि कौन सा मॉडल्स
कौन सा ऐसा मॉडल्स है जो पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता है? तो यहाँ पे जो कुड है ये आपका पॉसिबिलिटी शो नहीं करता है, माइट भी नहीं करता है, और आपका यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे पूछा है नॉट, सॉरी मैंने देखा नहीं नॉट, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल्स है जो पॉसिबिलिटी शो नहीं करता है। तो कुड तो करता ही है, माइट भी करता है, मे भी करता है, कौन सा नहीं करता है ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पे हमारा मस्ट हो जाएगा। मस्ट जो है ये पॉसिबिलिटी शो नहीं करता, ये नेसेसिटी शो करता है। अभी हमने पढ़ा ना, ये नेसेसिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी आपका मे शो करता है, कैन शो करता है, बट मस्ट नहीं करता है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है कि जो मॉडल मस्ट डज नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, वे में यूज मे, माइट एंड कुड टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। हम मे, माइट और कुड का यूज़ तभी करते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल हो लेकिन वो निश्चित नहीं हो, तब हम उसका यूज करते हैं। जैसे दे मे कम बाई कार, वे कार से आ सकते हैं। दे माइट बी एट होम, उन्हें घर पे होना चाहिए। नोट कैन इज यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। और कैन का यूज कहाँ करते हैं? हम एक जनरल स्टेटमेंट देने के लिए किया जाता है जो संभव हो और जो पास्ट के बारे में बताता हो। यहाँ पे सॉरी, ये जो कैन का यूज है वो जनरल स्टेटमेंट के बारे में होता है जो पॉसिबल है, यूज कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? वी यूज मे हैव, माइट हैव और कुड हैव टू मेक गेसेस अबाउट पास्ट। मतलब मे हैव का, माइट हैव का, कुड हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? जब पास्ट के बारे में हम कोई चीज़ अनुमान लगाते हैं कि पास्ट के बारे में कोई चीज़ होने वाली है और उसका हम अनुमान लगाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया इट इज़ 10 o'clock, दे माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, वेयर आर दे कुड हैव गॉट लॉस्ट। तो ये पास्ट के बारे में बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट ऑप्शन डैश आई यूज योर पेन। यहाँ पे परमिशन शो कर रहा है, परमिशन कर रहा तो आपको क्या लगाना है? मस्ट, कैन, एड, ऑट टू या हैव टू। तो यहाँ पे जब परमिशन ले रहा है, परमिशन ले रहा है, दे नहीं रहा है, यहाँ पे परमिशन ले रहा है कि मैं क्या आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कैन हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे द एप्रोप्रिएट ये हो गया कैन आई यूज योर पेन। द मॉडल कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और रिक्वेस्ट टू ग्रांट परमिशन एट्सेट्रा। कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं? एबिलिटी को शो करता है जब, या फिर कोई अवसर हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर कोई ग्रांट परमिशन देना हो, तब इत्यादि। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमको करेक्ट वर्ब भरनी है। वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हमको वर्ब फिल करनी है कि विल गो, वेंट या गॉन या विल हैव गॉन। तो हमने पढ़ा था ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका सेंटेंस में जब भी आपका सेंटेंस में एगो आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट वीक आए, स्टरडे आए, या कोई लास्ट वीक आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, या कोई पर्टिकुलर ईयर आए, जैसे 1921 कोई पर्टिकुलर ईयर आ रहा हो, एगो आ रहा हो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, ये सारी चीज़ें अगर सेंटेंस में आ रही है तो वो सेंटेंस हमारा किस में जाता है? सिंपल पास्ट में जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया है? लास्ट मंथ आया है, तो हमारा सेंटेंस किस में चला गया? सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो विल गो तो उसका होगा नहीं, गॉन भी नहीं होगा, विल हैव, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा वेंट हो जाएगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज आल्सो नोन एज। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको और किस टेंस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये याद रखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और किस नाम से जाना जाता है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है, जाना जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि इज यूज टू शो कंटिन्यूटी इन एक्शन इन द पास्ट। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं, ये यूज कहाँ किया जाता है? जब कोई चीज़ पास्ट में कोई चीज़ कोई एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाता है, वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पास्ट की कोई चीज़ में और उसके एक्शन में जब कंटिन्यूटी दिखती है कोई चीज़, तो वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
और ये इसका हेल्पिंग वर्ब आपका वाज वर्ब है, इसके वर्ब में आईएनजी लगता है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड फ्यू यूज इन द सेंटेंस, ये जो फ्यू है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज अ डैश डिटर्मिनर। ये फ्यू क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है कि पजेसिव है कि क्वांटिफायर है या इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये एक क्वांटिफायर है। द वर्ड फ्यू यूज इन द सेंटेंस आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज अ क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। ये एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, फ्यू जो आपका है। डिटर्मिनर तो है लेकिन कौन सा, क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। यहाँ पे वही चीज़ बताया हुई है। क्वांटिफायर क्या होता है, क्वांटिफायर स्टेट प्रेसिसली और सजेस्ट अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट और द नंबर ऑफ अ नाउन, किसी नाउन का नंबर का अमाउंट। हेयर इज अ चार्ट फॉर द क्वांटिफायर्स टू बी यूज विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे क्वांटिफायर्स के कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स यूज किए जाते हैं। क्वांटिफायर जैसे आपका काउंटेबल एवरी, मेनी, फ्यू, फ्यूएस्ट, और यहाँ पे अनकाउंटेबल मच, लिटिल, इसके बाद आपका कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, हम यूज करते हैं। और कॉमन है जो दोनों में आते हैं, ऑल, मस्ट, सम, एनी, नो, ये आपके कॉमन क्वांटिफायर्स है। और काउंटेबल जो क्वांटिफायर्स है आपका एवरी है, मेनी है, फ्यू है, ये सब बताइए हमको। और इसके बाद क्या आते हैं, नाउन, ये नाउन के साथ यूज होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अन्ना वॉज टायर्ड बिकॉज सी डैश वर्किंग ऑल डे। तो यहाँ पे हमको अपना वर्ब फिल करना है। अन्ना वॉज टायर्ड बिकॉज सी डैश वर्किंग ऑल डे, मतलब अन्ना बहुत थक गई थी क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया। जो भी है अन्ना, ये फीमेल या मेल, ओके, क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया। यहाँ पे पूरे दिन की बात कर रहा है। तो ये आपका किस में चला गया सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी। बट यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए हम इसको भी पास्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है। इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है और इसमें आपका टाइम है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है। ओके, अन्ना वाज टायर्ड, had been working all day. We use the past perfect continuous tense to talk about action or events. ठीक है, मतलब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब कर सकते हैं, जब एक्शन और या एक्शन या फिर कोई इवेंट्स के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच द रेफरेंस टू मस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा मिसमैच है। तो यहाँ पे बोर का शो होगा, बक का डो होगा, फॉक्स का विक्सन होगा। यहाँ पे आपका कौन सा मिसमैच पूछा है, तो डी है। बक रैबिट का पी रैबिट नहीं होगा, तो क्या होगा, डो रैबिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो रैबिट। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव क्या है, तो आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, टू माई सेल्फ। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइलेंस द अंडरलाइन वर्ड। ये जो टीचिंग है ये क्या है, वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, या नन ऑफ द एबव। तो आपका क्या हो जाएगा, टीचिंग मतलब ये वर्ब से बना हुआ है, वर्ब में आईएनजी लग के बना हुआ, बट ये वर्ब से पहले आया हुआ। और इज हमारा क्या है, 1 मिनट, इज क्या है, इज एक वर्ब है। और वर्ब से पहले आने वाला, वर्ब से पहले क्या आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। और वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आता है, वो नाउन प्रोनाउन क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट हो गया यानी कि नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, वर्बल नाउन हो गया। और इसे कौन सा नाउन कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। ओके, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। गूज का मस्कुलिन जेंडर क्या है, तो यहाँ पे गूज का मस्कुलिन जेंडर क्या है, गेंडर। ओके, आगे भी बताया मस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज गेंडर। वहीं पे ड्रेक का डक है, ड्रोन का बी है। ठीक है, मधुमक्खी। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड।
तो यहाँ पे क्या है, एक रूल है यहाँ पे। रूल क्या है, जब भी आपका हार्डली आए, स्कार्सली आए या बेयरली आए, तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के बाद क्या आता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स आपका पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जब भी आपका हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका पेयर किससे बनता है, व्हेन से बनता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इसका पेयर किससे बनता है। दो ही चीज़ इसमें बस ध्यान देने की बात है कि हार्डली, स्कार्सली या बेयरली हो तो बस एक चीज़ देखिएगा कि उसका पेयर व्हेन से लगा है, और दूसरा देखिएगा कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, देन आपका सब्जेक्ट आया है। बस दो चीज़ इसमें देखना है जब भी क्वेश्चन कहीं भी आया एग्जाम में। तो यहाँ पे हार्डली आया तो व्हेन तो यहाँ पे सही लगा हुआ है, बस हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे आपका इन्वर्जन है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब है देन सब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे शी को हम काट दे रहे हैं, शी हैड, इसको भी काट दे रहे हैं। यहाँ पे या तो डिड शी होगा या तो हैड सी होगा, क्योंकि यहाँ पे डिड पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, बाद में सब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फिल क्या करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगती है, मतलब परफेक्ट टेंस में ही लगती है। तो यहाँ पे हैड शी, इसके साथ हमारा जो हैड होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड शी। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता तो डिड सी लग सकता, क्योंकि जब आपका डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड शी। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है। और एक रूल और है नो सूनर का, नो सूनर वाला भी है आपका, तो वो भी ऐसे ही है। नो सूनर के बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, और उसका पेयर किससे बनता है, देन से बनता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली का पेयर व्हेन से बनता है, इसके बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट आता है, और नो सूनर के बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसका पेयर देन से बनता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, और जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही सारे बच्चों को इसका रूल पता है, रट्टा हुआ है ना। चलिए फिर रहने देते हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या कराया जाए, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, जो लैंग्वेज से ग्रामर से जो प्रैक्टिस सेट है, क्या इसको कराया जाए या इसको स्टॉप कर दिया जाए। आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। ओके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हैं आपके, जो भी ग्रामर से आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने बच्चों ने, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, जितने बच्चों ने भी जवाब दिया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम रिवील ज़रूर करूँगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।